चलें भाई केस स्टडी पढ़ लेते हैं। जब भी केस स्टडी पढ़ें पेंसिल हाथ में होनी चाहिए बेटा, इससे फोकस बढ़ता है। भाई एमएस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि शूज़ बनाती है, लेबर के थ्रू बनाती है। अच्छा, फैमिली ओन्ड है और 20 साल से, जाहिर सी बात है फैमिली ओन है तो 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, और लास्ट 10 ईयर्स से काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल। वाह भाई। अच्छा, इसीलिए फॉरेन कंपनी ने इसको खरीदने की ऑफर दी और इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा भाई, एमएस प्रोड्यूसेस एंड सेल रेंज ऑफ शूज दैट इज सोल्ड इन बिजनेस मार्केट्स और कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस मार्केट में भी सेल करते हैं और कंज्यूमर मार्केट में भी सेल करते हैं। अब जो है इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कंपनी सही नहीं चल रही। ये इसका डेटा है, डेटा देखें नीचे आ रहा है, सही है ना। एवरेज प्राइस भी कम हो गई है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है भाई। अच्छा, कटिना नोज दैट एमएस इज नॉट कंपेरेटिव एज द यूनिट कॉस्ट इज टू हाई। अच्छा, लेबर टर्नओवर भी बढ़ रहा है माशाल्लाह से, ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है। मोस्ट कंपेरेटिव यूज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड और कटरीना इज नाउ कंसिडरिंग अ प्रपोजल दैट कुड हेल्प सिक्योर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ एमएस। ठीक है भाई, अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो एक जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, एक न्यू फैक्ट्री मैन्युफैक्चर शूज। दिस विल रिक्वायर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये पूरा जो सवाल है उस पर बेस करेगा। 5 मिलियन इक्विपमेंट चाहिए, देयर विल बी रिडंडेंसी। मेन जो पूरा सवाल है वो इस पे है कि जॉइंट वेंचर करने के लिए इनको इक्विपमेंट चाहिए। अब डिस्कस द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, 11 मार्क्स का। तो भाई अब इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस में कोई ऐसा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख देंगे भाई, बिजनेस को डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत होती है, मतलब अपने नीड्स को जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो ये आप अगर आप चाहे लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस जो यहां पर लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म बैंक लोन। ठीक है भाई, अब ये आपने बता दिया लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये हो गया नॉलेज। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैंक लोन। पहली बात है कि बैंक लोन जो है इनको, इस कंपनी को रेडीली मिल जाएगा, और वो रेडली इस वजह से मिल जाएगा क्योंकि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बैंक की नज़र में ज़्यादा सिक्योर होती हैं और 20 ईयर्स से जिसे कहते हैं ये बिजनेस भी कर रहे हैं, सब एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। तो बैंक लोन जो है वो इनको आराम से रेडीली मिल जाएगा। ये इसका फ़ायदा हो गया क्योंकि डिस्कस करना है आपको। दूसरा वो कह रहा है लॉन्ग टर्म बैंक लोन से एक और फ़ायदा क्या होता है कि जो बैंक लोन होता है ना वो आपकी डिसीजन मेकिंग में इंटरवीन नहीं करता। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में इंटरवीन नहीं करता। इसका मतलब है अगर जो कंपनी है अगर वो कोई डिसीजन लेना चाह रही है रिगार्डिंग शूज़ के डिज़ाइन को लेके, या जो वो और कोई डिसीजन लेना चाह रही है मर्जर का, या कोई भी कैपिटल जो नेचर का वो है डिसीजन लेना चाह रहा है, तो बैंक उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। तो आपके पास फ्रीडम होगी, जैसे पहले फ्रीडम थी डिसीजन मेकिंग की, अभी भी वैसे डिसीजन मेकिंग होगी। तो आप बिल्कुल अपने लिहाज से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये इसका एक और फ़ायदा है। अब बैंक लोन का नुकसान क्या है, फॉर दैट पर्पस यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है ना, बैंक लोन देना से पहले बैंक लोन जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको एक अपना एसेट प्लेज करना पड़ता है। और अगर आपके पास यहाँ पर एसेट नहीं है तो आपको लोन को सिक्योर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और नुकसान क्या होता है भाई, आपको इस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो होती है मैंडेटरी। ये ज़रूर लिखिएगा कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द मर्जर। अगर मर्जर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि ये गारंटी नहीं होती ना मर्जर एक्विजिशन सक्सेसफुल होंगे, अगर मर्जर सक्सेसफुल नहीं होता और दे कुड नॉट बी एबल टू अर्न इनफ इनकम, तो स्टिल इनको बैंक लोन जो है इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और भी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन है तो इसको पे करने में आपको टाइम मिल जाता है। तो जब आपका मर्जर सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर मर्जर सक्सेसफुल हुआ तो आप आराम से बैंक की इंटरेस्ट की और लोन की पेमेंट आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ना टाइम आपके पास अवेलेबल होगा, इमीडिएट आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये इसका एक फ़ायदा है। अब
दूसरा दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस आप कहेंगे लीजिंग। Another source of finance available for the purchase of this equipment that costs 5 million is to lease the asset। अच्छा, अब बेटा लीज एसेट करने में फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी को फुल अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है ना। अगर आपका एसेट 5 मिलियन का है तो ये आप बहुत कम कुछ पेमेंट देकर आप इसको रेंटल हर महीने जो है वो उसकी पेमेंट एज अ रेंटल कर सकते हैं। तो पहला फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी को पूरी अमाउंट जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो मैं देख रहा हूँ वो डाउन जा रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनके पास इतने फंड्स अनलाइकली है कि इनके पास रिटेन प्रॉफिट फंड्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है लीजिंग में कि आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन होता है। क्या मतलब? देखो, अगर आपने 2 साल के लिए 3 साल के लिए एसेट को लीज कराया हुआ है, 3 साल बाद अगर एसेट वो आउटडेट हो जाता है, कोई नई मशीनरी आ जाती है, तो 3 साल बाद आप बोलेंगे ठीक है, थैंक यू, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और 3 साल बाद आप अपडेटेड मशीनरी का क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप परचेज करते ही एसेट इंस्टॉलमेंट में, क्या होता है कि 3 साल बाद आपके पास एसेट ट्रांसफर हो जाएगा। अब एसेट आपका हो गया, अब कोई नई मशीनरी आ गई तो अब आपको जिसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लीज में ऑप्शन ये होता है कि आपने मशीन खरीदी शूज बनाने की, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यार एक नई मशीनरी आ गई है 3 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी साल बाद है, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे नई मशीन का, तो अपग्रेड आप इसमें आराम से कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है भाई, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है ना, रेंटल पेमेंट्स होती हैं, वो ऑफिशियली एक्सीड कर लेती हैं आपकी ऑफिशियल कॉस्ट या ऑफिशियल अमाउंट से या कॉस्ट ऑफ एसेट से। मतलब आपने 5 साल में जो उसकी ऑफिशियल अमाउंट है ना 5 मिलियन, उससे आप ज़्यादा ही पे कर दोगे। तो ये एक तो इसका नुकसान होता है। और अगर बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहा, आपने कहा 3 साल हो गए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने कहा यार नहीं चल रहा बिजनेस, 1 साल बाद आपने कहा यार मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर सकता, तो इट रिजल्ट इन पेनल्टी। इस बात का याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल पेनल्टी आपके ऊपर आ जाएगी। जाहिर सी बात है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करोगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो वो आपको एसेट नहीं देगा ना, तो अगर नहीं चला तो इस पर नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब डिसीजन, जैसे इसमें वो डिसीजन की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, डिसीजन जब आप देते हैं ना, तो आप किस तरह से देते हैं कि किसको आप चूज कर रहे हैं, दूसरे को क्यों चूज नहीं कर रहे हैं, और पहला जो है वो दूसरे के मुकाबले में कंपैरिजन में क्यों अच्छा है। तो इन दिस केस, अच्छा हमेशा एक बात याद रखो बेटा, बिजनेस में एक बहुत अच्छी बात क्या है, एवरीथिंग इज राइट अगर आप उसको जस्टिफाई कर दो। मैं इसको चूज कर रहा हूं, आपने इसको चूज किया, कोई मसला नहीं, अगर आप उसको जस्टिफाई कर दो तो आप बोलेंगे द मोर एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस वुड बी टू लीज। ठीक है ना। अब आप बताएंगे क्यों। लीज एक ज्यादा एफिशिएंट एक बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको आप चुपका दिया करो। एफिशिएंट एक बहुत अच्छा वर्ड है भाई। लीज ज्यादा एफिशिएंट ऑप्शन है जो आपकी कॉस्ट को भी सेव करेगा। कैसे सेव करेगा? अब एक पॉइंट मैंने बचा के रखा था, वो ऐसे सेव करेगा कि अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई मेंटेनेंस का इशू आता है, तो आप नहीं करोगे, जो लीजिंग कंपनी है वो एसेट की रिपेयरिंग करेगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। बात समझ में आई? आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। हाँ, हाउएवर अगर आपने बैंक लोन के थ्रू एसेट लिया है, ठीक है ना, तो वो एसेट आप ही का है, ठीक है ना, आप ही ओन करते हो। उसमें अगर कोई भी खराबी होगी ना, तो आप ही को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उस ऑप्शन में आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो दोनों ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि ये आपका एक तो कॉस्ट भी सेव कर रहा है, प्लस ये अपडेट भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन, एक को क्यों चूज कर रहे हैं, दूसरे को क्यों चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है।